डिस्कवर राजस्थान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपने पशु परिचर भर्ती के पार्ट बी से संबंधित क्लासें चल रही थी, जिसमें आज दुग्ध दोहन का अंतिम क्लास है। दुग्ध दोहन से संबंधित, दुग्ध से संबंधित। इसमें अंतिम क्लास में अपने दुग्ध से संबंधित उत्पाद और दूध की क्रांति और कृत्रिम दूध के बारे में पढ़ेंगे। तो अपने पहले क्लास शुरू करते हैं। इसमें दुग्ध व दुग्ध उत्पाद। सबसे पहले अपने दुग्ध में कृत्रिम दूध के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसमें कृत्रिम दूध में गाय व भैंस के दूध में से वसा निकालकर बचे हुए सेपरेटेड दूध में यूरिया, डिटर्जेंट, कास्टिक सोडा, स्टार्च ऑयल, चौक, चूना आदि मिलाकर जो बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? कृत्रिम दूध कहा जाता है। कृत्रिम दूध में क्या क्या मिलाते हैं? कृत्रिम दूध में सबसे पहले तो दूध से वसा को अलग कर लेते हैं और उसमें यूरिया, डिटर्जेंट सोडा और कास्टिक सोडा, स्टार्च ऑयल, चौक, चूना आदि मिलाकर बनाया जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे कृत्रिम दूध कहा जाता है। उसके बाद कृत्रिम दूध और जो प्राकृतिक दूध है, इसमें क्या क्या अंतर होता है? कृत्रिम दूध सूंघने पर साबुन जैसी गंध आती है। कृत्रिम दूध होता है जो उसमें साबुन जैसी गंध आती है, तो वह सिंथेटिक दूध है। जबकि असली दूध है जो प्राकृतिक दूध है, उससे किसी प्रकार की गंध नहीं आती, श्वास आती है प्राकृतिक जो होती है वो। ठीक है। उसके बाद अगला इसमें अंतर है कि कृत्रिम दूध तीखा अर्थात कड़वा होता है। कृत्रिम दूध कैसा होता है? कड़वा होता है। जबकि असली दूध है जो वो स्वाद में अच्छा और रुचिकर मीठा होता है। ठीक है। उसके बाद कृत्रिम दूध के तापमान, कमरे के तापमान पर पीलापन लिए हुए होता है। जो कृत्रिम दूध होता है वो रूम टेम्परेचर पर कैसा होता है? पीलापन लिया हुआ होता है। रूम टेम्परेचर पर पीलापन लिया हुआ होता है। जबकि असली दूध के रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। असली दूध का रंग है जो किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। कृत्रिम दूध को उंगलियों के बीच मलने पर साबुन जैसा चिकनापन आता है। कृत्रिम दूध में कैसा चिकनापन आता है? साबुन जैसा। जबकि शुद्ध दूध पर चिकनापन महसूस नहीं होता है। उसके बाद कृत्रिम दूध का जो पीएच है वो क्या है? क्षारीय होता है। कृत्रिम दूध का पीएच क्षारीय 10.5 तक आता है। कृत्रिम दूध का पीएच 10.5 तक आता है। जबकि असली दूध है जो हल्का अम्लीय होता है, उसका 6.8 तक होता है। कृत्रिम दूध का पीएच ज़्यादा होता है और जो असली दूध है उसका पीएच कम होता है। ठीक है। असली दूध हल्का अम्लीय 6.8 तक होता है और ये क्षारीय होता है। ठीक है। उसके बाद कृत्रिम दूध में यूरिया की मात्रा 1400 मिलीग्राम प्रतिशत में, जबकि असली दूध में 20 से 70 मिलीग्राम प्रतिशत में होती है। कृत्रिम दूध में यूरिया की मात्रा कितनी होती है? 1400 मिलीग्राम प्रतिशत में, और असली दूध में 20 से 70 मिलीग्राम होती है। ठीक है। ये आप याद रखना। उसके बाद कृत्रिम दूध में शर्करा परीक्षण धनात्मक पाया जाता है, जबकि असली दूध में ऋणात्मक पाया जाता है। असली दूध ये मीठा तो होता है, लेकिन इसमें शर्करा परीक्षण ऋणात्मक पाया जाता है और कृत्रिम दूध में धनात्मक पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद अपने आज ये टॉपिक में अपने दुग्ध के उत्पाद, दुग्ध से संबंधित जो उत्पाद है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दुग्ध में पहला उत्पाद अपना है खींस। खींस कैसे प्राप्त होती है या खींस किसे कहा जाता है? मादा पशु के प्रजनन के तुरंत बाद के 5 दिनों तक मादा पशु के थनों से प्राप्त होने वाला गाढ़ा व पीला दूध खींस कहलाता है। जो जब कोई भी मादा पशु है उसके बच्चा होता है, तो उसके बच्चे के प्रजनन के 5 दिन तक जो दूध थनों से प्राप्त होता है वो गाढ़ा और पीलापन लिए हुए होता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे खींस कहा जाता है। खींस में क्या पाई जाती है? खींस में एंटीबॉडी पाई जाती है जो नवजात बच्चों की प्रतिरक्षा से प्रदान करती है। नवजात बच्चे को क्या प्रदान करती है? प्रतिरक्षा। क्या पाई जाती है? खींस में एंटीबॉडी पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद खींस का क्या क्या महत्व है, क्यों खींस किस लिए जरूरी है, इसके बारे में आपको बता देते हैं। खींस है जो नवजात शिशु के आरेचक होता है। आरेचक होता है जो नवजात शिशु का क्या करता है? पेट को साफ करता है। इसमें नवजात शिशु के लिए ये आरेचक का कार्य करता है। वो उसके पेट को साफ करता है तथा म्यूकोनियम को मल के द्वारा बाहर निकाल देता है। म्यूकोनियम को मल द्वारा क्या करता है? बाहर निकाल देता है। ठीक है। उसके बाद खींस शिशु में रक्त के वास्तविक रोग प्रतिरोधकता लाता है। खींस है जो शिशु के रक्त में क्या कहते हैं? वास्तविक रोग प्रतिरोधकता लाता है। जो माता के खून से बच्चे के खून में खींस द्वारा प्रवेश करती है। जो माता के दूध से, माता के खून से बच्चे के खून में खींस द्वारा प्रवेश करती है। ठीक है। उसके बाद खींस है जो नवजात शिशु के लिए मुख्य पोषण होता है। नवजात शिशु के लिए मुख्य पोषण होता है। इसमें सभी पोषक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं जिसके प्रारंभ में बच्चे को आवश्यकता होती है।
और इसमें क्या होता है, विटामिन ए एवं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की मात्रा अधिक होने से बच्चों का संक्रामक रोग से बचाव होता है। इसमें विटामिन ए व विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की मात्रा अधिक होने से क्या होता है, बच्चे को संक्रामण रोगों से बचाव होता है। ठीक है, उसके बाद खींच में अधिक लोहा व ग्लोब्यूलिन की अधिक प्रोटीन की मात्रा बच्चे में हीमोग्लोबिन बनाने में बहुत सहायक होती है। लोहे की मात्रा और ग्लोब्यूलिन की मात्रा बच्चे में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए सहायक होती है। ठीक है, नवजात शिशु को उसके शरीर के भार का 1/10 भाग खींच पिलाई जाती है। उसके शरीर के भाग का 1/10 भाग क्या पिलाई जाती है, खींच पिलाई जाती है। ठीक है, उसके बाद है अगला अपना उत्पाद है क्रीम, दूध से बनने वाला। उसके बाद अगला उत्पाद कौन सा है, क्रीम। क्रीम दूध से पृथक किए जाने वाला वह पदार्थ है जिसमें वसा की मात्रा कम से कम 20% होनी चाहिए। क्रीम में वसा की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 20%। जिसमें वसा की मात्रा 20% पाई जाएगी उसे क्या कहा जाएगा, क्रीम। कम से कम होनी चाहिए, अधिक से अधिक इससे अधिक भी हो सकती है। ठीक है, क्रीम 3 प्रकार की होती है, एक होती है पतली क्रीम, एक मध्यम क्रीम और एक गाढ़ी क्रीम। यह भी वसा की मात्रा पर निर्भर करती है। पतली क्रीम, इसमें वसा की मात्रा कितनी होती है, 20 से 25% होती है। जिसमें वसा की मात्रा 20 से 25% होगी वो पतली क्रीम होगी। उसके बाद मध्यम क्रीम, जिसमें वसा की मात्रा 25 से 45% तक होगी वो मध्यम क्रीम होगी। और गाढ़ी क्रीम, जिसमें 45% से अधिक वसा की मात्रा होगी वो कौन सी होगी, वो गाढ़ी क्रीम होगी। ठीक है, उसके बाद क्रीम निकालने की विधियां। क्रीम निकालने की 2 विधियां हैं। नंबर 1 कौन सी है, जर्सी क्रीम विधि। इस विधि में प्रयुक्त बर्तन 2 परतों का बना होता है तथा इन बर्तनों के बीच 88 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गर्म पानी भरते हैं। 88 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का गर्म पानी इन दोनों बर्तनों के बीच में भरते हैं। उसके बाद है अपकेंद्रीय बल विधि। अपकेंद्रीय बल विधि, यह क्रीम निकालने की सर्वश्रेष्ठ व वैज्ञानिक विधि है। यह विधि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर आधारित है। इस विधि में सेपरेटर उपकरण काम में लेते हैं जिससे पतली व गाढ़ी क्रीम निकाली जाती है। जो ये मशीन है, जो ये सेपरेटर मशीन है, ये सेपरेटर मशीन है। ठीक है, ये अपकेंद्रीय बल पर, अपकेंद्रीय बल मतलब कि जो अपने घर पर जो मदानी होती है वो भी अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। ठीक है, उसके बाद एक तो हाथ वाली होती है और एक मशीन भी होती है मदानी वाली। ठीक है, जो लाइट से चलती है, और ये सेपरेटर मशीन है। ठीक है, उसके बाद बाउल, इसे सेपरेटर मशीन का हृदय कहते हैं तथा यह क्रीम दूध से क्रीम को अलग करता है। जो बाउल होता है ये क्या करता है, ये दूध से क्रीम को अलग करता है, दूध से क्रीम को अलग करता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, सेपरेटर मशीन का हृदय कहते हैं। ये क्या है, सेपरेटर मशीन है। ठीक है, क्रीम पृथक्करण का सिद्धांत। दूध का अपेक्षित घनत्व 1.028 से 1.032 होता है। ठीक है, इसमें उपस्थित वसा का अपेक्षित घनत्व 0.93 होता है, जबकि सेपरेटेड दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, 1.037 होता है। ठीक है, उसके बाद मक्खन। मक्खन क्या होता है, मक्खन किसे कहा जाता है, मक्खन वह दुग्ध पदार्थ है जो दूध व क्रीम को मथने के पश्चात प्राप्त किया जाता है। जो क्रीम है, क्रीम या दूध या दही को, क्रीम या दही को मथने के उपरांत जो प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे मक्खन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, मक्खन कहा जाता है। इसमें वसा 80% से कम नहीं होती। मक्खन में जो वसा होती है वो कितनी होती है, 80% होनी चाहिए। कम से कम कितनी होनी चाहिए, 80%। उससे अधिक हो सकती है। पानी की मात्रा 16 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 16% से कम होनी चाहिए। वसा की मात्रा तो 80% कम से कम, और पानी की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होनी चाहिए, 16%। और वसा विहीन पदार्थ 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, टोटल 80% वसा होगी तो उसके बाद 20% ही बचेगा। ठीक है, उसके बाद घी वह दुग्ध पदार्थ है जिसमें वसा की मात्रा 99% होती है। घी में वसा की मात्रा कितनी होती है, 99% होती है तथा सामान्य ताप पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह अर्ध तरल अवस्था में होता है। जो सामान्य ताप है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें जो घी है वो अर्ध तरल अवस्था में रहता है। ठीक है, उसके बाद है अगला दही। दही की परिभाषा क्या है, दही यह एक किण्वन दुग्ध पदार्थ है
जो दूध को गर्म करने के बाद 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करने में उसमें उचित मात्रा में जामन मिलाने के पश्चात 8 से 10 घंटे इंक्यूबेशन अवधि पर प्राप्त किया जाता है। जो दही है वो क्या किया जाता है, दूध को पहले तो गर्म करते हैं, उसके बाद 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा करते हैं, 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा करते हैं, उसके बाद उसमें जामुन मिलाई जाती है उचित मात्रा में, और उसके बाद 8 से 10 घंटे लगते हैं दही को तैयार होने में। ठीक है, 8 से 10 घंटे इसको तैयार होने में लगते हैं। गर्मियों में जामुन की मात्रा 1% से कम, जो गर्मियों में इसकी जामुन की मात्रा है 1% से कम मिल जाते हैं। ठीक है, और 8 से 10 घंटे में यह तैयार हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जामुन दो प्रकार की होती है, एक तो शुद्ध जामुन होती है और एक होती है जो सामान्य जामुन। शुद्ध जामुन जो होती है वो प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। यह इस जामुन को, इसमें क्या होता है, जीवाणुओं का शुद्ध कल्चर पाउडर के रूप में होता है। इसमें जो जीवाणुओं का शुद्ध कल्चर है वो इसमें पाउडर के रूप में होता है। इसमें स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस समूह का कोई एक प्रकार का जीवाणु होता है। स्ट्रेप्टोकोकस और अथवा लैक्टोबैसिलस इस समूह का कोई एक प्रकार का जीवाणु होता है जो कि पाउडर के रूप में होता है, शुद्ध कल्चर पाउडर के रूप में होता है। इसे क्या कहा जाता है, शुद्ध जामुन कहा जाता है, और ये प्रयोगशाला में तैयार होती है। उसके बाद दूसरी कौन सी है, दूसरी सामान्य जामुन है जो सामान्य घरों में यूज होती है। ठीक है, यह एक दिन पूर्व का दही होता है। जो सामान्य जामुन होती है वो क्या होता है, एक दिन पहले का जो दही होता है वो सामान्य जामुन में यूज करते हैं। इसमें स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस केसाई अथवा लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया तथा कभी कभी लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिकस भी पाए जाते हैं। ठीक है, सामान्य जामुन जो होती है वो घरों में जिसका यूज करते हैं वो क्या होती है, सामान्य जामुन होती है, और वो सामान्यतः एक दिन पूर्व का जो दही होता है उसका यूज किया जाता है। और शुद्ध जामुन जो होती है वो प्रयोगशाला में तैयार की जाती है। इसमें स्ट्रेप्टोकोकस तथा लैक्टोबैसिलस समूह का कोई भी एक जीवाणु होता है। ठीक है, उसके बाद अपना अगला उत्पाद कौन सा है, दूध से बना हुआ खोआ या मावा। अगला उत्पाद है दूध से बना हुआ खोआ या मावा। दूध के जल को तीव्र वाष्पीकरण द्वारा निकालकर आंशिक रूप से सुखाया जाता है। दूध को भट्टी पर रखकर उसे अधिक टेम्परेचर पर सुखाया जाता है, तो जो प्राप्त होता है जो वह दुग्ध पदार्थ जिसमें दुग्ध ठोस पदार्थ 70 से 75% होता है उसे खोआ या मावा कहते हैं। उसमें ठोस पदार्थ कितना होता है, 70 से 75% होता है, उसे क्या कहा जाता है, मावा कहा जाता है। जिसमें दुग्ध ठोस पदार्थ 70 से 75% हो उससे क्या कहा जाता है, मावा कहा जाता है। खोआ का उत्पादन प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले अपने ऊपर की तरफ क्या करते हैं, प्राप्त हुई खोए की मात्रा किलोग्राम में, जितना भी अपने खोआ प्राप्त हुआ है उसकी मात्रा ऊपर किलोग्राम में रख देते हैं, और उसके बाद दूध की कितनी मात्रा है, कितना किलोग्राम अपनों ने दूध लिया है, कितनी केजी दूध लिया, और इंटू में 100, ये उसके खोए का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए यूज किए जाने वाला सूत्र है। ठीक है, सामान्यतः भैंस के दूध से 20 से 23% तथा गाय के दूध से 18 से 20% खोआ प्राप्त होता है। भैंस के दूध से खोआ प्राप्त होता है 20 से 23% और गाय के दूध से 18 से 20% खोआ प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद अगला पदार्थ है जिसे अपने कहते हैं पनीर। पनीर वह दुग्ध पदार्थ है जो दूध जमने या स्कंदन के पश्चात वह दुग्ध जल से निकलने के बाद प्राप्त होता है। जिससे दूध जब जमना है या जमता है तो उसके बाद जो दुग्ध का जल है वो जल अलग हो जाता है और ठोस पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, पनीर कहा जाता है। पनीर की पोषकता मूल्य मतलब कि पनीर किस लिए यूज लेते हैं, पनीर प्रोटीन का उत्तम साधन है, उत्तम स्रोत है। पनीर है जो वो प्रोटीन का उत्तम स्रोत है। यह कैल्शियम तथा फास्फोरस का भी अच्छा स्रोत है। यह कैल्शियम तथा फास्फोरस का भी अच्छा स्रोत है, ऊर्जा का भी अच्छा स्रोत है। यह सुपाच्य तथा पाचक है। यह सुपाच्य या पाचक है। ठीक है, उसके बाद अपने दूध से बने हुए जितने भी उत्पाद थे अपनों ने कर लिए हैं। सबसे पहले अपनों ने खींस जो कि जब किसी भी मादा पशु के बच्चा उत्पन्न होता है तो उससे 1 से लेकर 5 दिन तक जो गाढ़ा दूध प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है, खींस कहा जाता है। खींस में एंटीबॉडी पाई जाती है और नवजात बच्चे को प्रतिरक्षा प्रदान करती है। नवजात बच्चे के बाहर का 1/10% उसे खींस पिलाई जाती है। उसके बाद क्रीम आ गई। क्रीम में वसा की कम से कम मात्रा 20% होनी चाहिए।
ठीक है। उसके बाद मक्खन आ गया, मक्खन में वसा की मात्रा 80% तो कम से कम होनी चाहिए। घी में वसा की मात्रा 99% होती है। और दही का आपको पता ही है कि दही कैसे जमाते हैं, ये आपको बता ही दिया। उसके बाद खोआ, खोआ में जो है दूध ठोस पदार्थ 70 से 75% होता है, उसे खोआ कहा जाता है। उसके बाद पनीर का आपको बता दिया है। उसके बाद अब अपना अगला है दुग्ध क्रांति से संबंधित ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड किसे कहते हैं? भारत में जो दुग्ध क्रांति लेके आए थे उसे ऑपरेशन फ्लड का नाम दिया था, ऑपरेशन फ्लड का नाम दिया था दुग्ध क्रांति को। ठीक है, सबसे पहले अपने पढ़ लेते हैं। भारत में दुग्ध का उत्पादन बढ़ाने के लिए 23 जनवरी 1970 को श्वेत क्रांति शुरू की गई। 23 जनवरी 1970 को क्या किया गया? श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई। श्वेत क्रांति के जनक है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ये जो श्वेत क्रांति है ये कितने चरणों में प्रारंभ की गई है? श्वेत क्रांति 3 चरणों में प्रारंभ की गई। प्रथम चरण इसका था 1970 से लेकर 1978 तक। प्रथम चरण था 1970 से लेकर 1978 तक। ठीक है, 1970 प्रथम चरण का मुख्य उद्देश्य था 10 मुख्य राज्यों में 18 मिल्क शेड स्थापित करना था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? 10 राज्यों में 18 मिल्क शेड को स्थापित करना। इस चरण के अंत में 13,000 गांवों में सरकारी डेयरी विकसित की गई। प्रथम चरण में कितने गांवों में डेयरी विकसित की गई? 13,000 गांवों में। 13,000 गांवों में डेयरी विकसित की गई। कब तक? 1970 से लेकर 1978 तक। ठीक है, और इसमें 18 मिल्क शेड स्थापित करना, 18 मिल्क शेड। ठीक है, उसके बाद द्वितीय चरण, दूसरा चरण है जो 1978 से लेकर 1985 तक चला था। द्वितीय चरण कब तक? 1978 से लेकर 1985 तक। इसमें कर्नाटक, राजस्थान तथा एमपी में डेयरी विकास कार्यक्रम चलाया गया। इसमें कहाँ कहाँ पर? कर्नाटक में, राजस्थान में और एमपी में, मध्य प्रदेश में डेयरी विकास कार्यक्रम चलाया गया। इस चरण में 136 मिल्क शेड तथा 34,500 गांवों में डेयरी विकसित की गई। इस चरण में टोटल 34,500 गांवों में डेयरी विकसित की गई। इस चरण में अधिकतर उत्पाद भारतीय कंपनियों द्वारा बनाए गए। जो सेकंड चरण था, इसमें जो सेकंड चरण था इसमें अधिकतर जो उत्पाद प्राप्त हुए, मतलब बनाए गए इस चरण में जो, वो कि भारतीय कंपनियों द्वारा बनाए गए। उसके बाद जो ऑपरेशन फ्लड का जो तीसरा चरण है ये 1986 से लेकर 1996 तक चला था। ये अंतिम चरण था और इसमें पशुपालन विभाग को भी जोड़ा गया। जो अंतिम चरण है इसमें किसको जोड़ा गया? पहले वाले तो डेयरी से संबंधित था, इसमें अब पशुपालन विभाग को भी जोड़ा गया। इसमें क्या किया गया? कृत्रिम गर्भाधान से पशुओं की नस्लों को दारू नस्ल में परिवर्तित किया गया। इसमें पशुओं की नस्लों पर भी मेन फोकस किया गया। तीसरे चरण में मिल्क शेड 173 कर दिए गए। टोटल मिल्क शेड कितने हो गए? 173 तीसरे चरण के अंत तक। और इसके अंत तक 73,300 डेयरी विकसित कर ली। इसके अंत तक 73,300 डेयरी विकसित कर ली। ये आपका था ऑपरेशन फ्लड, या इसे श्वेत क्रांति भी कहा जाता है ऑपरेशन फ्लड को। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? श्वेत क्रांति। और इसके जनक कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इसके 3 चरण हुए हैं। पहले चरण 1970 से लेकर 1978 तक, और द्वितीय चरण 1978 से 1985 तक, और तृतीय चरण कहाँ तक है? 1986 से लेकर 1996 तक। और इसी के साथ ही अपना जो दुग्ध से संबंधित जो टॉपिक था वो पूरा हो गया है। आज उसकी अंतिम क्लास थी। थैंक यू, धन्यवाद। डिस्कवर राजस्थान के यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।